हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स के ऊपर। हमने इसका ऑलरेडी पार्ट 4 तक वीडियोस बनाया हुआ है, पार्ट 5 वीडियो इसका है ये। और हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना होगा। तो हम पूरे बैक टू बैक क्वेश्चंस में पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पहले हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस होगा। तो इकोनॉमिक्स को अगर डिटेल में समझना है तो दोनों जो पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जो दोनों ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। और अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया तो आपको ये पूरा इकोनॉमिक्स समझने में आसानी होगी। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का नाम लिया कि उनके दिमाग में अलग सा टेंशन आ जाता है, यार ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बिल्कुल हार्ड नहीं है ये सब्जेक्ट बहुत आसान है अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जितने भी इकोनॉमिक्स थे, सबसे पहले आपको यह बता दूं मैं कि 1930 या 1933 से पहले जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस्ड थी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ही वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्टडी का सबसे मेन पॉइंट था। लेकिन 1933 में प्रोफेसर रेगनार फ्रिच ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करती है? सो सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। मतलब ये हर एक यूनिट का स्टडी करती है। इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात आएगी तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कंज्यूमर कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, कंज्यूमर प्राइस को लेकर क्या क्या सोचता है। जब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात आती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको क्या सजेस्ट करती है कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स प्राइस को लेकर क्या सोच रहा है, सप्लाई को लेकर क्या सोच रहा है। इसी तरह से एक इंडिविजुअल जो इंडस्ट्रीज होगी वो प्रोडक्शन को लेके क्या सोच रही है, उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ही नॉर्मल तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम कुछ डेफिनेशंस को भी देखेंगे इसी तरह से जिन बातों को मैंने आपसे बताया। तो ध्यान दीजिए, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड बाय द इकोनॉमिस्ट इन 2 पार्ट्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया गया। जैसा मैंने पहले कहा कि 1933 से पहले इकोनॉमिक्स का केवल एक ही पार्ट था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में। तो क्या जरूरत पड़ी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ गई लाइमलाइट में? तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। These 2 terms were introduced by Professor Ragnar Fritsch in 1933. The term microeconomics is derived from the Greek words micros, which means small, or a millionth part. Millionth part मतलब एकदम जैसे millionth part मतलब होता है एकदम जैसे माइक्रोस्कोप में हम एक किसी भी बॉडी पार्ट्स का अगर एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो उसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एकदम यूनिट लेवल पर, एकदम बारीक लेवल पर स्टडी करना। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कहो या इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इकोनॉमिक यूनिट्स मतलब होता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब वो कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? देखिए वे वेरिएबल्स है क्या है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की स्टडी करती है। अब देखिए ध्यान से, क्या पूरी इकोनॉमी में एक ही कंज्यूमर है क्या? नहीं ना,
पूरी इकोनॉमी में कितने कंज्यूमर्स हैं? देयर आर करोड़ सब कंज्यूमर्स, और उन करोड़ ऑफ कंज्यूमर में से केवल एक कंज्यूमर का स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड एज मिलियंथ पार्ट हो गया। इसी तरह से इंडिविजुअल फर्म, अब फर्म एक ही होती है क्या? देयर आर सो मेनी फर्म, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल एक फर्म का स्टडी करती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। तो कितनी सिंपल बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केवल इंडिविजुअलिटी की स्टडी कर रही है, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रही है, और किसी की बात नहीं करनी। बहुत ही एकदम स्मॉल अप्रोच है। अगर इसी तरह कहता मैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ह्यूज। When this word is also derived from the Greek word macros, which means large. मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। लेकिन अगर हम बात करें, मैं बहुत डिफरेंशिएट करता हूं दोनों को। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं। जैसे हम बात करते हैं पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इज द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो या इंडिविजुअल इनकम की बात करें या पूरा नेशनल इनकम की बात करें, तो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। पूरे राष्ट्र की आय और एक व्यक्ति की आय, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर यही चीज है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जाते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो पूरे नेशन की स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द एग्रीगेट्स इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट्स मतलब टोटलिटी की बात करती है, टोटल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम यहां पे देखेंगे एक डेफिनेशन, केरिक पॉलिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जो हमने डिस्कशन किया उसी का यहां पर क्या है, एक तरह से हम कहेंगे निचोड़ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। हमने देखा पर्टिकुलर फॉर्म की स्टडी करती है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो इंडिविजुअल प्राइसेस की स्टडी, इंडिविजुअल प्राइसेस किस चीज का? इंडिविजुअल प्राइस की एक कमोडिटी है, उस इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस क्या डिसाइड होगी, उसकी स्टडी करती है। वेजेस एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, उनकी जो रिवार्ड्स हैं वो आती हैं वेजेस। ऐसे इनकम की स्टडी करना, एक इंडिविजुअल इनकम, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम क्या होनी चाहिए, उसकी स्टडी करती है। तो टोटल इंडिविजुअल स्टडी करती है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है। ये डेफिनेशन एकदम अपने आप में केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट करती है। तो हमने इसमें क्या सीखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म की, पूरे देश के अंदर जितनी फॉर्म्स हैं उनकी नहीं, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, किसी एक हाउस होल्ड की स्टडी करना, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो इस तरह से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम कॉन्सेप्ट अभी लेकर आएंगे आपके सामने। तो आइए अब हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने अगर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के समझ लिए, तो आपको 12th में जो पहले 5 लेसन्स हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। तो 11th स्टैंडर्ड में जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th। सो नाउ हियर जस्ट लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वांट्स। वांट, वांट मतलब क्या? नीड्स, जरूरतें। हर किसी के जीवन में जरूरतें हैं और उन जरूरतों को हम सेटिस्फाई करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में, तो वांट्स को डिफाइन कर पाना फ्यू वर्ड्स में असंभव है। भाई बहुत सारी वांट्स होती हैं, कई टाइप्स की वांट्स होती हैं। कुछ वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, कुछ वांट्स को हम
सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ नेसेसरी वांट्स होती हैं, कुछ अननेसेसरी वांट्स होती हैं, कुछ इकोनॉमिक वांट्स होती हैं, कुछ अनइकोनॉमिक वांट्स होती हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वांट्स एंड हाउ यू satisfied all those wants. It is not possible to satisfy all the wants at a time. एक ही समय पर सारी जरूरतों को हम संतुष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वांट्स को फ्यू वर्ड्स में डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही आसान नहीं है। जैसे देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। वांट्स को फ्यू कुछ शब्दों में डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। In common language, want can be referred to as a need. Wants का मतलब ये होता है need, जरूरतें। In economics, want denotes a feeling of a lack of satisfaction. Economics में wants का मतलब होता है feeling of a lack of satisfaction. मतलब हम फील करते हैं, हम फीलिंग हमारे अंदर कब आती है? जब हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन की कमी होती है। लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो लैक मतलब होता है कमी, सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि की कमी। अब किस प्रकार की संतुष्टि की कमी? बहुत सारी जरूरतें हमारी हैं, बहुत सारी जरूरतें हमारी संतुष्ट नहीं होती हैं, तो हमारे अंदर फीलिंग आती है, ऐसी भावनाएं आती हैं, अरे मेरी ये जरूरत संतुष्ट नहीं है, मुझे ये संतुष्ट करना है, मुझे सेटिस्फाइड होना है। और ये सेटिस्फाइड होने की जो महत्वाकांक्षा है, इसी यही जन्म देती है वांट्स को। तो देखिए, अब वांट्स इसलिए मैंने कहा कि कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की भावनाएं आपके अंदर आएंगी, कई प्रकार की वांट्स को लेकर, कई प्रकार की जरूरत को लेकर। तो दिस फीलिंग इनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। और ये जो फीलिंग आती है लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन की, जो फीलिंग है, यही फीलिंग आपको क्या करती है? इनेबल करती है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। मतलब मनुष्य अपनी जरूरतों को इसलिए संतुष्ट करने की कोशिश करता है। तो ये वांट है। अब देखिए, वांट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि कितनी टाइप्स की वांट्स होती है, या हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वांट तो छोड़ दीजिए, वांट्स के फीचर्स क्या है, और वांट्स के कारण क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होती हैं। तो ये हम अगले एक क्वेश्चन में देखेंगे। बट आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही। अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज को दो चीजों में बताऊंगा। जैसे गुड्स, जैसे ये पेन है, ये गुड्स है, इसका कुछ ना कुछ मटेरियल एग्जिस्टेंस है, लेकिन सर्विसेज की कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। मैं टीचर हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, सर्विस का कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये पेन है, ये गुड्स है, इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये गुड्स किसको कहेंगे? ये पेन है, मैं बोर्ड पे लिखना चाहता हूं, तो ये पेन मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। तो एनी गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज गुड्स। मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कहूं कि हम गुड्स किसे कहेंगे, तो कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरतों को संतुष्ट करती है, हम उसे गुड्स कहते हैं। और गुड्स का कुछ न कुछ क्या होता है? मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ सर्विसेज की बात करूं, तो सर्विसेज मतलब क्या? अ सर्विसेज सरेंडर्ड बाय अ पर्सन एंड सर्विसेज विच इज गिवन बाय अ पर्सन, दैट सर्विसेज डज नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस। उसका कोई भी मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो लेट अस सी दैट goods, these are popular terms of economics. Goods और services, बहुत ध्यान से समझ के ना, क्या कह रहा है goods? Anything that satisfies human want is termed as goods. कोई भी चीज, कोई भी एक वस्तु हो जो मनुष्य की जरूरतों को संतुष्ट करती है, मनुष्य की वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स में गुड्स कहते हैं। इट हैज मटेरियल एग्जिस्टेंस, इसका कुछ न कुछ मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मैं बात करूं अगर एक पेन की, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारा है, देखिए, मार्कर यूज्ड बाय अ टीचर। टीचर ने अगर मार्कर यूज किया तो क्या इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस आपको दिख रहा है ना? मैं इस मार्कर से लाइन अंडर ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है। ध्यान दीजिए। ऑन द अदर हैंड, सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। भाई, जैसे गुड्स मनुष्य की जरूरत को संतुष्ट करता है, तो सर्विसेज भी मनुष्य की जरूरतों को संतुष्ट करती है। कैसे भाई? मैं पढ़ा रहा हूं, तो जिसकी वांट्स होगी सीखने की, जिसकी वांट्स होगी पढ़ने की, वो पढ़ेगा, सीखेगा, वो सर्विसेज लेगा। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव मटेरियल, एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस।
इसका कोई भी मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर, टीचर एक टीच कर रहा है, वो अपनी सर्विस ऑफर्ड कर रहा है ना, तो जो टीचिंग ऑफर कर रहा है जो टीचर, वो जो टीचिंग है उसकी वो सर्विसेज, और सर्विसेज का कोई भी मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो इसी तरह से हम देखते रहेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, और आगे के लेक्चर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इसकी। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।